अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने थर्मोडायनामिक्स को स्टार्ट किया था और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमने 3 लेक्चर कर लिए थे और आज का जो हमारा फोर्थ टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स के अंदर वो है इंटरनल एनर्जी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक है और बहुत ही डिटेल के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो इंटरनल एनर्जी, पहली बात ये है कि इंटरनल एनर्जी को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल ई से हम डिनोट करते हैं या इसको हम डिनोट करते हैं डेल यू से। दोनों से हम इंटरनल एनर्जी को डिनोट कर सकते हैं। अब इंटरनल एनर्जी होती क्या है? हम सपोज करते हैं हमारे पास ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है। इस सिस्टम के अंदर क्या मौजूद है? कोई भी क्वांटिटी ऑफ मैटर मौजूद है और इस क्वांटिटी ऑफ मैटर की एक खास एनर्जी होगी। मैं कहता हूं इसकी डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, ठीक है। और उस डिफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम किसका नाम देंगे? इंटरनल एनर्जी का। इंटरनल एनर्जी का मतलब सिस्टम के अंदर जो भी मौजूद होगा, उसकी जो भी मैटर मौजूद होगा, जो भी सिस्टम के अंदर है, उसकी जो भी एनर्जी होगी उसको हम नाम देंगे इंटरनल एनर्जी का। अब अगर हम डिफिनीशन की बात करें कि इंटरनल एनर्जी को हम डिफाइन किस तरह करते हैं, तो डिफाइन हम इस तरह करेंगे कि हमारे पास क्या है? ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। सिस्टम के अंदर जितनी भी पॉसिबल टाइप्स की एनर्जी होगी उसको हम नाम देंगे इंटरनल एनर्जी का। सिस्टम के अंदर पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हो सकती है? मतलब हमारे पास डेल ई किसके बराबर है? हमारे पास हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। साथ में हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, साथ में इसी तरह हमारे पास हो सकती है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, साथ में ये भी हो सकती है एनर्जी ऑफ बॉन्ड्स। साथ में हम इसके साथ ये भी लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स के मोशंस की वजह से जो भी एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल्स के मोशंस की वजह से जो भी एनर्जी होगी, मतलब चाहे वो रोटेशनल मोशन की वजह से हो, चाहे वो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से हो, चाहे वो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से हो, जिस टाइप की भी एनर्जी होगी उसको हम नाम देंगे इंटरनल एनर्जी का। तो ये हमारे पास ऑल पॉसिबल काइंड्स ऑफ या ऑल पॉसिबल टाइप्स ऑफ एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की, तो इसको हम किसका नाम देंगे? इंटरनल एनर्जी का। अब इसके बाद बात यह है कि हम मालूम किस तरह करेंगे कि ये एनर्जी, हम इसको फाइंड किस तरह करेंगे इंटरनल एनर्जी को। तो इंटरनल एनर्जी को फाइंड करना इतना नेसेसरी या इतना ज़रूरी नहीं है, तो हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी को फाइंड करना होगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? ये हम डेल ई लिखते हैं, ठीक है। और डेल ई के साथ हम क्या लिखेंगे? कोई भी प्रोसेस हो तो उसमें हम ई एफ माइनस ई आई फाइंड करते हैं। अब ई एफ माइनस ई आई हम क्यों फाइंड करते हैं? मतलब जो फाइनल स्टेट है उस फाइनल स्टेट से हम इनिशियल स्टेट को माइनस करते हैं। इस तरह क्यों करते हैं? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है ये स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन है। जिस तरह हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये स्टेट फंक्शन है, इसी तरह इंटरनल एनर्जी भी जो है ये भी स्टेट फंक्शन है। और ये स्टेट फंक्शन है तो इसका मतलब ये है कि ये पाथ इंडिपेंडेंट होगी, पाथ इंडिपेंडेंट होगी। तो अगर हमने फाइंड करना होगा इंटरनल एनर्जी को तो हम क्या फाइंड करेंगे? हम इसमें चेंज फाइंड करेंगे। और चेंज हम किस तरह फाइंड करेंगे? चेंज हम उसके फाइनल पोजीशन, फाइनल स्टेट से हम इनिशियल स्टेट को माइनस करते हैं। अब ये दो तरह की हो सकती है, या तो आपकी डेल ई पॉजिटिव होगी, डेल ई क्या होगी? पॉजिटिव होगी, या डेल ई जो होगी ये नेगेटिव होगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जाता है कि डेल ई आपके पास कब पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब ये है कि उस सिस्टम ने हीट को, उस सिस्टम ने एनर्जी को एब्जॉर्व किया हुआ है, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव होगी तो हमारे पास जो ई एफ है ये ग्रेटर होगा देन ई आई, ठीक है। ई एफ इज ग्रेटर देन ई आई, हम इस तरह लिख दे सकते हैं। मतलब जो आपका फाइनल स्टेट है, फाइनल पोजीशन है, वो क्या होगा? उसकी जो एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी होगी, वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू इनिशियल स्टेट। अगर
हमारे पास नेगेटिव आ जाती है, डेल ई हमारे पास नेगेटिव होगी, तो डेल ई नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि हमारा जो इनिशियल स्टेट है, जो इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, वो क्या होगी, ग्रेटर होगी देन ई एफ फाइनल से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पॉजिटिव कब होती है, जब कोई सिस्टम एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। नेगेटिव क्या होती है, जब कोई सिस्टम एनर्जी को लूज करता है, ठीक है, सराउंडिंग में। तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गई है, ठीक है, इसके बारे में। अब अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, तो इंटरनल एनर्जी में क्या होगा कि ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगी। अगर हम किसी सिस्टम के टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मतलब ये रिलेशन में इस तरह लिख देता हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जितना हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये क्वेश्चन में आता भी है। ये इंटरनल एनर्जी प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड नहीं करती, तो ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करती है, और टेम्परेचर के इंक्रीज करने से इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की इंक्रीज होती है। ठीक है, अब अगर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनल एनर्जी का, कि जो इंटरनल एनर्जी है ये हमारे पास होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो कि अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर आपने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वाला, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वाला लेक्चर नहीं देखा, तो जो लेक्चर नंबर 3 है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप ज़रूर देखिए। उससे ये एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है ये अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर डिपेंड नहीं, अमाउंट ऑफ मैटर के ऊपर सॉरी डिपेंड करती है। इसके बाद अगर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, इंक्रीज ऑफ डेल ई ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है तो क्या होगा। अब पहली बात जो कंडीशंस हो सकती हैं, कंडीशन नंबर 1 क्या होगा कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी जब इंक्रीज होगी तो उस सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। पहली बात, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, उस सिस्टम का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया। क्यों, सिस्टम के इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होने से जो मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल्स के अंदर वो मोशंस करना स्टार्ट हो जाएंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो उसी वजह से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा, उस सिस्टम का जो है फेज चेंज हो सकता है, फेज चेंज हो सकता है। मतलब क्या हो सकता है, मेल्टिंग हो सकती है, बॉइलिंग हो सकती है, या एवापोरेशन वगैरह ये हो सकती है। क्यों, अगर सिस्टम एक खास टेम्परेचर के ऊपर है, हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो जो फेज चेंज है उसके चेंज होने के भी चांसेस होते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर सिस्टम की एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं अगर किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई। क्यों, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं उसके बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो टेम्परेचर, जो एनर्जी चाहिए होगी, वो अगर उनको मिल जाती है तो क्या होगा, वो ब्रेक होंगे और दोबारा उसकी फॉर्मेशन होगी। तो इसी वजह से केमिकल रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास ये एक पॉइंट था कि अगर इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की इंक्रीज होगी तो इंटरनल एनर्जी के इंक्रीज होने से सिस्टम के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो सिस्टम में 3 चेंजेस आ सकती हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फेज चेंज होगा, और उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगे। तो होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है समझ आया होगा। थैंक यू।